तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज का ये वीडियो एक थोड़ा यूनिक वीडियो होने वाला है। यूनिक वीडियो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जनरली हम लोग सैम्पल पेपर तो करते ही हैं। आपको पता है कल आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको कई सारे सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर आपको मतलब करवा करके वीडियो डाल दिया है। आपने देखा भी है, भरपूर आपका प्यार भी मिला है उसके ऊपर। लेकिन ये एक फाइनल सैम्पल पेपर होने वाला है जो हिंदी के लिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, जिसको हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और कह सकते हैं बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट इसमें लाने का प्रयास किया गया है। अब आप बोलेंगे सर यूनिक क्या है इसमें, 11th के बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे। यूनिक इस तरह से है कि आपको क्वेश्चन प्लस में उसका आंसर साथ साथ में आपको दिखाते चलूँगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो आपका पत्र वगैरह होता था उसके लिए मैं आपको पत्र का सिर्फ फॉर्मेट दिखाता था, लेकिन इसमें पूरा पत्र लिखा हुआ दिखाऊंगा कैसे आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका जो कल हिंदी का पेपर होने वाला है उसके अंदर, और जो टर्म 2 का, जी हाँ बच्चों, जो आपका टर्म 2 का हिंदी का पेपर होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है, जिसको आप सैंपल पेपर भी कह सकते हैं, ठीक है। सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12th के लिए होने वाला है ये, टर्म 2 एग्जाम के लिए। और विषय है आपका हिंदी ऐच्छिक। ध्यान रखिएगा, हिंदी इलेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं हिंदी ऐच्छिक, तो हम लोग ये वाला कर रहे हैं। विषय जो है कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। निर्धारित समय हमारा 2 घंटे का होने वाला है, और जो अंक होने वाले हैं यानी कि मार्क्स होने वाले हैं 40 नंबर का आपका ये पेपर आने वाला है। सामान्य निर्देश आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बताया गया है कि जो भी बातें बताई गई हैं उनका ठीक से आपको पालन करना है। इस प्रश्न पत्र में जो है वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब थ्योरिकल पेपर है आपका ये। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न पूछे गए हैं तथा ये 2 खंडों में विभाजित है। टोटल 9 क्वेश्चन है, और आपका 2 खंड यानी 2 सेक्शन में विभाजित होगा, बटा हुआ होगा ये पेपर आपका, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें चॉइस दिया गया है आपका, यानी कि अथवा देखने को मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर, यानी कि एक क्वेश्चन है उसके 2 भाग होंगे। अगर आपको पहला भाग नहीं आता है तो दूसरा वाला भाग कर सकते हैं, दूसरा वाला भाग नहीं आता है तो पहला वाला भाग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आ चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। तो सेक्शन ए जो है आपका, जिसको हम लोग खंड क बोलते हैं हिंदी में, ये है आपका कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन वाला सेक्शन, ठीक है। जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये 5 नंबर के लिए होने वाला है बच्चों, 5 अंक के लिए। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक पर लगभग 150 शब्दों में एक रचनात्मक आपको लेख लिखना है, ठीक है। 3 यहाँ पर टाइटल दे दिया है आपको, तीनों में से किसी एक टाइटल पे आपको लिखना है। जैसे कि पहला टाइटल है जब मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, दूसरा टाइटल है कोहरे से ढकी सड़क, तीसरा टाइटल है सूरज से गप्पे। इन तीनों में से किसी एक पर आपको 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिख देना है, जिसके आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपके लिए कोहरे से ढकी सड़क जो है ये वाला टाइटल लेकर के एक रचनात्मक लेख लिखने का प्रयास किया है। यहाँ पर मैं कुछ पंक्तियाँ या कुछ बातें इनमें से कहना चाहूँगा आपके लिए, जैसे कोहरा या फॉग प्रायः ठंडी आर्द्र हवा में बनता है, इसके अस्तित्व में आने की प्रक्रिया बादलों जैसी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है 150 शब्दों में। आप यहाँ देख पाएंगे, ठीक है, मैंने शब्दों को बहुत ध्यान से मेंटेन करने का प्रयास किया है, 150 शब्द, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इस तरह से वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। काफ़ी बढ़िया कह सकते हैं भाषा शैली में लिखने का प्रयास किया गया है हमारे द्वारा, ठीक है। यहाँ नीचे भी देखिए कुछ बातें लिखी हुई हैं कि कोहरा कई पहाड़ी घाटियों में छाता है, ठीक है। पहाड़ों में देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोहरा देखने को मिलेगा। वहाँ ऊपरी गर्म हवा ठंडी हवा को जमीन के निकट रखती है। ऐसा कोहरा प्राय सुबह के समय होता है। सूरज निकलने के बाद ठंडी हवा गर्म हवा होती है, ठीक है। मतलब ठंडी हवा के बाद गर्म हवा, मतलब हवा जो है गर्म होती है और ऊपर उठती है, ठीक है। इसके बाद से कोहरा छटना शुरू हो जाता है। तो वही बातें बता रहा है कि जैसे जैसे सूरज निकलता है वैसे वैसे कोहरा खत्म होने लगता है और गर्मी आने लगती है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इस तरह से आपको एक रचनात्मक लेख लिख देना था।
आगे चले हम लोग आज चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन भी हमारा जो है 5 नंबर का है। इसमें क्या पूछा गया है बच्चों कि आप जिस कॉलोनी या मोहल्ले में रहते हैं वहाँ कोई सार्वजनिक उद्यान नहीं है, उसकी आवश्यकता तथा अभाव से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को 120 शब्दों में पत्र लिखना है। तो ये पत्र वाला क्वेश्चन है बेसिकली बच्चों, ऊपर वाला। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं, अथवा में नीचे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि आपके क्षेत्र में स्थित एक औद्योगिक संस्थान का गंदा पानी, यानी कि एक फैक्ट्री का गंदा पानी आपके नगर की नदी को दूषित कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के मुख्य अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराते हुए, ठीक है, आपको कराने हेतु कह सकते हैं 120 शब्दों में पत्र लिख करके मतलब लिखना है पत्र। ठीक है, तो हम जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाला पत्र लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको पत्र लिखना है, जैसे सेवा में मुख्य अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, राजनिवास मार्ग, नई दिल्ली। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मेट यही फॉलो करना है। और ध्यान रखिएगा जो आप लिखेंगे वो इसी साइड से आपका मेंटेन होना चाहिए। जैसे ये है ना मैं, ये भी यहीं पे आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है। तो जो आप लेटर लिखते हैं उसमें स्पेस नहीं देना होता है, आपको यहीं से लिखना शुरू कीजिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विषय जल प्रदूषण। ठीक है, इस तरह से विषय थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं आप। उसके बाद है महोदय। ठीक है, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान जो है सीलमपुर क्षेत्र, आपके क्षेत्र की बात कर रहा है। अगर देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर आपका क्षेत्र का नाम यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, तो यही नाम आपको फॉलो करना है। अगर नहीं दिया है तो आप अपने क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान सीलमपुर क्षेत्र में स्थित औद्योगिक संस्थान यानी एक फैक्ट्री की बात कर रहा है, वहाँ बहाए जा रहे गंदे पानी की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह गंदा पानी यमुना नदी में गिरता है और उसके जल को दूषित कर रहा है। ठीक है ना, इससे पेयजल की गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और स्थानीय निकायों का ध्यान कई बार आकर्षित कराया गया है, पर उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती। यह गंदा पानी जो है जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो ये जो गंदा पानी है वो क्या कर रहा है, जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। ठीक, तो इस तरह से आपको जो है लेटर लिखना है। और ध्यान रखिएगा जो भी आपकी भाषा शैली आप रखेंगे उसमें अच्छे से अच्छी जो है हिंदी के शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, ताकि जो टीचर होगा चेक करेगा उसको अच्छा लगे और आपको अच्छे नंबर मिले। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस औद्योगिक संस्थान को गंदा पानी नदी में बहाने से रोका जाए, उसे जल शोधक संयंत्र लगाने को बाध्य किया जाए, मतलब जो जल को ठीक करे, साफ करे, इस तरह से। ठीक है, आशा है कि आप इस समस्या की गंभीरता को समझेंगे और तदनुसार मतलब अच्छे से कदम उठाएंगे। भवदीय। ठीक है, राम स्वरूप शर्मा, जो भी यहाँ पर आपका नाम दिया हो वो लिख सकते हैं। अगर नाम नहीं दिया हो तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मेरा नाम जयप्रकाश तो मैं जयप्रकाश लिख सकता हूँ। संयोजक, ठीक है, जन चेतन मंच, शास्त्री पार्क, दिल्ली। डेट आप यहाँ पर उस दिन का डाल देंगे जिस दिन आप पेपर दे रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पत्र लिखना था। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कथानक में द्वंद्व का क्या स्थान है। ठीक है, तो उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कथानक की बुनियादी तत्वों में द्वंद्व का महत्व बहुत अधिक है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद आदि के कारण पैदा होता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से कथानक में द्वंद्व का क्या स्थान है, ये आंसर इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तीसरे में ही आपको एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि कहानी के तत्वों पर संक्षेप में प्रकाश डालना है आपको। तो कहानी के तत्व क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर देखिए कथानक हो सकता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी ये वाला पेपर करवा रखा है, आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इससे अलग था वो पेपर, इसको और बेटर तरीके से करवाने का प्रयास किया है मैंने कि आपको पेपर का पैटर्न सब चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आए, किस तरह से आंसर करना है क्वेश्चंस का,
ठीक है। पूरी बनी बनाई खिचड़ी हम आपको देने का प्रयास करते हैं, जिसको आपको केवल समझना है और पेपर में जाकर लिख करके आना है, ठीक है। तो देखिए, कहानी के तत्वों पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। जो एक स्टोरी के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं वो आपको बताने हैं। तो कथानक, कथा वस्तु, कहानी का कथानक किसी एक प्रसंग पर आधारित होता है, किसी एक घटना या पात्र की मनोस्थिति का चित्रण भी हो सकता है। कथानक के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और चरमोत्कर्ष यानी कि लास्ट वाला। पात्र यानी कि चरित्र चित्रण, कहानी पात्र द्वारा कही जाती है, ठीक है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। अब नीचे आएंगे तो कुछ और बातें बता रखा है यहाँ पर। संवाद, कहानी में संवाद तथा का विकास करते हैं। पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुकूल लिखे जाते हैं। तो ये अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पर बता रहा है। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। नीचे चलते हैं। उसी में आपका एक और भाग है, जैसा कि अभी आपने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है। ये तीसरे का क है ये, ठीक है। क के 2 पार्ट है, यानी कि तीसरे क्वेश्चन को ही अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। तीसरे का क है ये, ठीक है। अगर आपको ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला कर सकते हैं, नीचे वाला आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे चले तो तीसरे का ख है ये, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि पात्रों के संवाद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो कहानी में संवादों का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना संवाद के किसी भी पात्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। संवाद कहानी के पात्रों को स्थापित करते हैं, ठीक है ना। पात्रों के संवाद लिखते समय इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है, संवाद छोटा, स्वाभाविक और उद्देश्य अनुकूल होना चाहिए। दूसरा है आपका बच्चों कि संवाद पात्रों के स्वभाव और उसकी पृष्ठभूमि के अनुकूल हो, ठीक है। तीसरा है, संवाद उनके विश्वास व आदर्शों तथा स्थितियों के अनुरूप रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। 2 नंबर का है तो आप इतना भी लिख देंगे ना, 2-3 पॉइंट इसमें से लेकर के ये वाली लाइनें लिख देंगे तो इजीली आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। इसी में एक अथवा देखने को मिलेगा कि अगर ऊपर वाला आपको नहीं आता है ये वाला क्वेश्चन, तो आप नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कि कहानी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कहानी क्या होता है? एक गद्य साहित्य एक ऐसी विधा है जिसमें क्या होता है, जीवन के किसी एक प्रसंग, किसी एक घटना या मनोस्थिति का वर्णन होता है। यह वर्णन अपने आप से पूर्ण होता है। अंततः किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा, जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों। उसके बाद आते हैं बच्चों चौथे प्रश्न की ओर। तो इसमें बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर आपको क्या करना है, 50 शब्दों में देने हैं, ठीक है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। ये क्या है चौथे क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए कि पत्रकारीय लेखन की समाज में क्या भूमिका है, वो आपको बताना है। स्पष्ट कीजिए कि अच्छे लेखन के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो आपको बताना है। तो देखिए, पत्रकार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में भी एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माण के तौर पर हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अंततः पत्रकारीय लेखन के जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश, दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्या, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। अच्छे लेखन के लिए बरती जाने वाली सावधानियां जो कि अभी आपको पता चलेंगी। तो ये पत्रकारीय लेखन यानी वही जैसे अखबार आप पढ़ते हैं ना, उसी से संबंधित यहाँ पर बातें हो रही हैं, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर यह बताया गया है कि अच्छे लेखन के लिए बरती जाने वाली सावधानियां, एक आध सावधानियां मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पत्रकार या लेखक को सदैव यह याद रखना चाहिए कि वह एक विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें उच्च शिक्षित वर्ग, कम शिक्षित वर्ग तथा किसान, मजदूर वर्ग भी शामिल है। जो अखबार वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, या इस तरह के न्यूज़ जो आउटलेट्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, तो ज़्यादा शिक्षित लोग भी होते हैं, कम शिक्षित भी होते हैं, किसान, मजदूर वर्ग भी होता है। तो इसी हिसाब से भाषा शैली रखनी चाहिए कि कम पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में आए वो चीज़। अंततः शब्द सरल और आसानी से समझे जाने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए।
पत्रकारिता लेखन में 6 ककारों का जवाब देने की कोशिश की जानी चाहिए, जैसे कौन, कब, कैसे, कहाँ, कब, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी क्वेश्चन में एक अथवा देखने को मिलता है आपको चौथे क्वेश्चन में कि विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, वो आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, विशेष रिपोर्ट के कई प्रकार होते हैं। इनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? आपका खोजी रिपोर्ट हो गया बच्चों, उसके बाद हो गया इन डेप्थ रिपोर्ट, फिर हो गया विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, उसके बाद अगर नीचे आ जाते हैं तो हो जाएगा हमारा विवरणात्मक रिपोर्ट। इन सबको अगर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो अभिव्यक्ति माध्यम की वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये सारा चीज़ एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, इनको वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभिव्यक्ति माध्यम का जो वीडियो का लिंक होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आप उसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, मतलब अभिव्यक्ति माध्यम के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखी हैं। ठीक है, हालांकि वो टर्म 1 के लिए एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं तो समाचार लेखन के 6 ककार तथा उल्टा पिरामिड शैली क्या है, ये आपको बताना है। तो 6 ककार क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इस तरह से 6 ककार होते हैं हमारे। और उसके बाद उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है ना, उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैलियों में से एक है। इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रंट पेज पे छापते हैं, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट, इस तरह से समाचार पत्र लिखा जाता है। या कोई भी लेखन की शैली यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी तरह से होती है। ज़्यादातर समाचारों में इस तरह का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, तो यही उल्टा पिरामिड शैली है। अगर आप वीडियो मतलब यहाँ पर पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी में आपको अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकार, यानी फ्रीलांसिंग जो करते हैं वो। ठीक है ना। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं या पूरे समय काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आते हैं अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं, एक निश्चित टाइम के लिए। उसके बाद होते हैं फ्रीलांसर, ये मतलब फ्री होते हैं। ये इनका फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है, वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इस 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं हमारे। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं खंड ख यानी सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन बी के अंदर जो है सो कि हम देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन। तो ये सेक्शन बी जो होने वाला है हमारा पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक के ऊपर आधारित होने वाला है। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको 50 से 60 शब्दों में। ठीक है, तो पहला है कि निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य लिखिए। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि भरत सो गुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तिहारे, तदपि दिन ही दिन हो, तो झावरे मनहु कमल हिमारे। ठीक है, तो इसका क्या करना है आपको, पंक्ति में निहित काव्य सौंदर्य लिखना है। तो पहले इसका भाव देख लेते हैं, भाव सौंदर्य, देन शिल्प हम लोग सौंदर्य देखेंगे। तो भाव सौंदर्य में इस तरह से लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि भरत द्वारा राम के अश्व की सौगुनी देखभाल करने की बात कहकर माता कौशल्या अपने मन की व्यथा को मतलब व्यजित कर रही हैं, मतलब बता रही हैं। इसके अंदर रस कौन सा है, वात्सल्य वियोग रस है, और गुण है माधुर्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसी तरह से आंसर आपको देना है। उसके बाद शिल्प सौंदर्य की बात करें तो ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है, मनहु कमल हिम मारे में उत्प्रेष अलंकार है, सोगुनी सार में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से शिल्प सौंदर्य बताना है। अगला है इसका 5वें का ख की आशय स्पष्ट करना है आपको। ये कौन सा आशय स्पष्ट करना है कि पिय सो कहेसु संदेशड़ा ए भवरा ए काग, सो धनी बिरहे जरी मुँह तेहिक धुआं हम लाग। ठीक है,
तो इसके बारे में आपको क्या करना है, इन पंक्तियों का क्या आशय है वो आपको स्पष्ट करना है। तो इन पंक्तियों का आशय है कि रानी नागमती भंवरा और काग के माध्यम से अपनी जो विरह व्यथा है उसका हाल अपने प्रियतम रत्नसेन तक भिजवाना चाहती है कि तुम्हारे वियोग में तुम्हारी पत्नी जो विरह है अग्नि में जल मरी है और उसका धुआं जो है हमको लग रहा है, इस कारण हमारा रंग काला हो गया है। ठीक है ना। तो मतलब उसके कह सकते हैं याद में वो जल उठी है, ठीक है, और जल करके जल मरी है और उसका जो धुआं निकल रहा है जलने से, उससे ये रंग जो है उनका काला हो रहा है। तो ये आशय कुछ इसी प्रकार से आपको स्पष्ट करना होगा जब क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति के तीनों पदों का प्रतिपादन, ठीक है, प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो पहले पद में क्या बोला गया है कि मैं विरहिणी के हृदय के उद्धार को प्रकट करते हुए कवि से उसको अत्यंत दुखी और कातर बताया है। उसका हृदय प्रियतम ने हर लिया और वह गोकुल छोड़कर मधुपुर जा बसा। कवि ने उसके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। तो पहले पद में ये हो गया आपका। दूसरे पद की अगर मैं बात करूं तो ये लिख सकते हैं कि मैं प्रियतम अपनी सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप निहारती रही हूँ, यानी जिससे वो प्रेम करती है, पर अभी तक मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए, मैं उनको नहीं देख पाई। एक तरह से प्रियतम के मधुर बोल मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरे पद में क्या बातें बताई गई हैं कि तीसरे पद में कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र खींचा है। इस दुख के कारण नायिका की आंखों से निरंतर अश्रु धारा बहती चली जा रही है, यानी कि आंसू टाइप से चीजें बता रहे हैं यहाँ पर। इस कारण उसके नेत्र खुल भी नहीं पा रहे हैं। विरहिणी नायिका विरह में क्षण क्षण क्षीण होती चली जा रही है। एक तरह से दुख को प्रकट करने की बातें यहाँ पर बता रहे हैं। तो विद्यापति के तीनों पदों का प्रतिपाद का स्पष्ट करने की बात करें तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है आपको। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि राम के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, वो आपको स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार है कि श्री राम से मिलते समय भरत का शरीर पुलकित है और उनके नेत्रों से प्रेम जल की धारा बह निकली है। भरत श्री राम की महानता एवं विशाल हृदय का बखान करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावना को प्रकट करते हैं। तो इस तरह से आपको 2 नंबर में यहाँ पर लिख देना है। आगे चलते हैं। इसी में आपको एक अथवा देखने को मिलता है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नीचे वाला ही क्वेश्चन कर सकते हैं कि ख है छठे का भाग दूसरा, यानी कि ख पार्ट। इसमें बोला गया है अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी नागमती की व्यथा को अपने शब्दों में लिखना है आपको। तो अगहन मास में क्या होता है, ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है। इस मास में दिन छोटे होने लगते हैं और रात बड़ी होने लगती है। ठीक है। नागमती का पति रत्नसेन, ठीक है, पद्मश्री की खोज में सिंघली द्वीप गया। नागमती का वियोग अगहन में और भी बढ़ गया। उसके साथ में कोई सखी भी नहीं थी। अंततः उसे रात अकेले जाकर बितानी पड़ती थी। नागमती तिल तिल करके जल रही है। वह अपनी पति के विरह में ऐसे जल रही है मानो दीपक में बाती जलती जा रही है और राख बनती जा रही है। इस ऋतु में घर घर में स्त्रियों ने शीत के रंग बिरंगे वस्त्र पहन लिए हैं, लेकिन नागमती का साज श्रृंगार तो पति के साथ ही चला गया। तो वही नागमती के बारे में बता रहा है कि उसका पति चला गया है। ठीक है। ये ऐसा मौसम है आपका अगहन महीना कि उसके अंदर ठंड पड़ रही है, रात बड़ी हो रही है, दिन छोटे हो रहे हैं और वो उसकी याद में तड़प रही है। इस टाइप से बातें बताई गई है। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। 7वें क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं 50 से 60 शब्दों में। ठीक है।
तो पहला प्रश्न है कि प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। तो देखिए, बाढ़ या भूकंप प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्रकृति के कारण जब लोग विस्थापित होते हैं तब यह विस्थापन अस्थायी होता है। आपदा के टलने मतलब आपदा जब टलता है उसके बाद अपने घरों में लौट आते हैं लोग। और वहीं पर अगर हम बात करें बच्चों, पहले की तरह मतलब पहले की तरह रहने लगते हैं। मतलब जैसे ही जो आपदा होती है वो टल जाती है, जैसे कहीं भूकंप आया, ठीक है, तो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही भूकंप शांत हो जाता है, भूकंप जैसे ही शांत हो जाता है तो क्या करते हैं, लोग वापस घर आ जाते हैं, ठीक है। उसी के प्रकार से अब हम बात करते हैं औद्योगिकीकरण जब होता है तो उसका विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो औद्योगिकीकरण यानी कि जब एक जगह पे फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है उसके कारण विस्थापित हुए लोग सदा के लिए चले जाते हैं, अपने घर को अपने परिवेश से अलग हो जाते हैं। उनकी ज़मीन पर कोई उद्योग स्थापित हो जाता है, कोई फैक्ट्री लग जाती है, वो कभी भी अपने घरों को नहीं लौट पाते हैं। औद्योगिकीकरण की आंधी उन्हें घर से और परिवार से उजाड़ देती है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है कि यानी कि एक बार फैक्ट्री उक्ट्री लग गया उनके ज़मीन पे तो वो वापस कभी नहीं आ सकते। लेकिन भूकंप आया, बाढ़ उड़ आया, तो ये सब जब थमता है तो लोग वापस घर आ जाते हैं। तो यही अंतर होता है एक प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापन में और एक औद्योगिकीकरण जब होता है उसके विस्थापन में। उसके बाद है ख में कि चार हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। इस कथन को प्रतिपादित कीजिए। चार हाथ कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। पंगु मतलब बेसहारा बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं और अंततः उनकी असीमता की समाप्ति कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, वह तो मिल के जो कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी और आधी मजदूरी पर भी काम करने को विवश है। मजदूर की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है, ठीक है। यानी कि चार हाथ लघु कथा में पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करने की अगर हम बात करें तो मजदूरों को जो मतलब कह सकते हैं अमीर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, तो वो लोग जितना बहुत प्रयास करते हैं कि उनको पंगु बना दे और आधा वेतन भी अगर देते हैं मजदूरों को तो वो लोग काम करते हैं, क्योंकि उनको वो लाचार हो चुके हैं, उनको पैसा चाहिए, उनको अपना रोटी कपड़ा मकान चलाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है अगला कि संभव को दूसरे देवदास क्यों कहा गया है, इसके औचित्य पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आज जो मैंने वीडियो अपलोड किया है पार्ट 2 उसके अंदर, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो मैंने वो भी एक्सप्लेन किया था आपको। इसके अंदर बोला गया है यह शीर्षक प्रतीकात्मक है क्योंकि सामान्य देवदास उसे कहा जाता है जो अपनी प्रेमिका के प्रेम में पागलपन की स्थिति तक पहुंच जाता है। संभव को दूसरे देवदास इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके दिल में भी अपने पारों के लिए उसका उसी प्रकार का प्रेम अंकुरन हो जाता है। मतलब उसी प्रकार का जैसे देवदास के लिए प्रेम था, ठीक है, उसी प्रकार से जो आपका संभव था तो पारों के लिए भी उसके दिल में उसी प्रकार का प्रेम स्नेह या प्यार था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर संभव को दूसरा देवदास कह सकते हैं, ठीक है। और चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको लगभग 30 से 40 शब्दों में, ठीक है। ये बार बार मैं इंस्ट्रक्शंस क्यों बताता हूँ कि बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर दो में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है तो एक का ही दीजिएगा, दोनों का दे करके मत चले आइएगा, इससे आपका टाइम और नंबर दोनों बर्बाद है, क्योंकि ना नंबर मिलने हैं आपको और टाइम वेस्ट होगा, वो तो अलग ही। 2 घंटे का वैसे भी आपका पेपर होने वाला है। तो 8वें का क पहला पार्ट में बोला गया है कि खैराती रामू और छिंद ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया। तो आपको बताना है जनता द्वारा आंखें बंद कर देने पर जनता तो कहीं नहीं है रही, चारों ओर राजा ही राजा रहा, उसका विकास होता चला गया, राजा का जीवन स्वर्गमय बन गया, जनता की अस्तित्व ही
खतरे में पड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ हिंट के लिए आपके पास आंसर लाया हूँ कि इस तरह से आपको आंसर लिखना है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इतना लिखेंगे ना 2 नंबर में, तो आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट वाइज लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ में ना लिखने का प्रयास करें, पॉइंट में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कम शब्दों में ज़्यादा बातें बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में एक अथवा में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है। तो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन्हें कहा गया है जिन्हें औद्योगिकीकरण के झंझावात ने अपने घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। प्रकृति जब लोगों को उजाड़ती है तो लोग वापस से आकर के बस जाते हैं। ठीक है, वापस चले जाते हैं और आफत टल जाने के बाद पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं। लेकिन जब एक औद्योगिकीकरण होता है, वहाँ से लोग जाते हैं, तो वहाँ से जाने के बाद लोग वापस नहीं आ सकते, क्योंकि जहाँ वो रहते थे वहाँ पर उद्योग बन गए हैं, फैक्ट्रियाँ बन गई हैं। ठीक है ना, तो ये इसी बातों को यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, औद्योगिकीकरण ने आधुनिक भारत में इसी प्रकार के नए शरणार्थी, मतलब आधुनिक भारत में ऐसे नए शरणार्थी बना दिए हैं। कैसे नए शरणार्थी? जो एक बार गए तो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि औद्योगिकीकरण वहाँ पर हो गया है। ठीक है, औद्योगिकीकरण। उसके बाद 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है 9वें का कि बच्चों का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं होता है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। बच्चों के लिए माता पिता अनेक कष्ट सहकर उन्हें पालते पोसते हैं और उन्हें उनका ध्यान रखते हैं, मतलब उनका जो है ध्यान रखते हैं। पर वृद्धावस्था में जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उसमें उन्हें उपेक्षित होना पड़ता है। ठीक है ना, यानी परेशान होना पड़ता है। समाज के इस चरित्र को आप कितना उचित मानते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क आपको प्रस्तुत करने हैं। ठीक है ना, तो तर्कपूर्ण विचारों और उत्तर को लिखने के लिए उचित अंक दिए जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, बना करके आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन हाँ फैक्चुअल होना चाहिए वो चीज़ें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ख में कि विस्कोहर माटी जो है, विस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखी गया है, और मतलब इसमें लेखक ने विस्कोहर से जुड़ी हुई किन किन स्मृतियों को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, तो विस्कोहर की माटी पाठ आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं और लोक मान्यताओं का वर्णन किया है। पूरी कथा के केंद्र में विस्कोहर लेखक का गांव जो था, और एक पात्र विश्वनाथ लेखक स्वयं है, वो है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना था। उसके बाद आ चलते हैं ग में, यानी अगला क्वेश्चन है 9वें का कि लेखक की चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित ना होकर किस प्रकार सार्वभौमिक हो गई है, वो आपको बताना है बच्चों कि ये सार्वभौमिक कैसे हो गई है लेखक की चिंता। तो लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित ना होकर सार्वभौमिक हो गई है, क्योंकि अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तक अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिसमें मालवा भी नहीं बचा सका। ठीक है, जिससे मालवा भी नहीं बचा सका। वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने मिलकर, ठीक है, धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। यह गैस सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से निकलती है। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है। आज हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है और धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ जो है पिघल रही है। मौसम का चक्र बिगड़ता जा रहा है। आधुनिक औद्योगिकी विकास ने लोगों को अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। ठीक है, तो मतलब ये पर्यावरण के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार अमेरिका जैसे विकसित देश जो है
वो सबसे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन के प्रोड्यूस करने के कारण क्या हो रहा है कि हवा गर्म हो रही है। हवा गर्म हो रही है तो जो बर्फ़ है, ग्लेशियर्स है, वो पिघल रहे हैं। अब इनके पिघलने से क्या हो रहा है, विनाश की स्थिति पैदा हो रही है। ठीक है, तो लेखक की चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर के किस प्रकार सार्वभौमिक हो गई है, तो उनका आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका नए, मैंने जो पैटर्न के हिसाब से आपका हमारी टीम ने कह लीजिए सैंपल पेपर आपको बनाया है, क्वेश्चन प्लस में आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया है, चाहे वो एक लेटर ही क्यों ना हो, पत्र ही क्यों ना हो। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, वीडियो लाइक कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।